Hello students of class 11, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Life Physics VK channel. Students, as you all know that we have started a new conceptual chapter named as the system of particle and rotational motion, जिसको हम लोगों ने टू सेक्शंस में डिवाइड किया. एंड द फर्स्ट सेक्शन वाज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहां पे हम लोगों ने सिस्टम, पार्टिकल और उस बिहाफ पे वर्क किया. बट एज यू नो दैट मोर इंपॉर्टेंटली इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने रोटेशनल मोशन को शुरू किया. मींस व्हेन द बॉडी रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एंड उस रोटेशनल मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग कर चुके हैं. So I hope you all have done your previous lecture on the base of the equation of rotational motion, and you also have gone through the assignment related to that. Now today's lecture is going to be also as usual, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको कहा ना, rotational motion और system of particle, this unit is going to be very much new and very much conceptual to you, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इन फॉर्मेट के साथ हम टच में इतना नहीं गए. तो हमारे पास डेली हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका रोटेशनल मोशन में बहुत लार्ज इंपैक्ट है, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन होता है, और जिसके बारे में मुझे कमेंट्स भी आए कि सर द न्यूमेरिकल्स दैट और द असाइनमेंट दैट यू प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस लेक्चर, मींस इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की जो आपने असाइनमेंट दी, वहां पे एक वेरी वेल उन्होंने बच्चों ने, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रखा है कि सर वहां पे हमें एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, वर्ड देखने को मिल रहा है अगेन एंड अगेन, एंड वी आर नॉट दैट वेरी मच क्लियर अबाउट दैट वर्ड कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है. हमें उस मीनिंग का समझ में नहीं आ रहा. हमें ये तो पता चल रहा है वो रोटेट कर रहा है, बट उस वर्ड का क्या रोल है वो पता नहीं चल पा रहा. तो चलिए आज उसी वर्ड के रोल को क्लियर करेंगे और उसी के बारे में, उसी के फॉर्मूले और उसी को और डिटेल में लेके जाएंगे. एंड दैट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ टुडे इज टॉर्क. रिमेंबर, and the symbolic representation is tau. This symbol is known as, in the pronunciation tau बुलाते हैं. t जैसा नहीं है, इस तरीके से फॉर्म में आएगा. ओके, तो it is not the small t not the capital T. It is known as the tau, जिसको आप याद रखें. टॉर्क, ये वर्ड फेमिलियरली आप लोगों ने सुना होगा. कुछ लोगों ने कमेंट्स करके इसके बारे में पूछा, कुछ लोग नहीं पूछ पाए. तो यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन में अगर कोई भी पॉइंट लगता है सर ये तो समझ में नहीं आया, तो उसे रटिए मत या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, उस डाउट को सामने फॉरवर्ड लेके आइए. तो चलिए उसी डाउट के बारे में बात करते हैं कि टॉर्क क्या है और इसका रोल क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले और बाकी चीजों में बात करेंगे. सो टू गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने के लिए मैं अब आपके सामने एक छोटा सा एक्टिविटी रखना चाहता हूं, छोटी सी इंपॉर्टेंटली पार्ट रखना चाहूंगा. एंड आई हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है, सिंपल बॉक्स है, ओके, जो ओपन और क्लोज हो सकता है, प्लास्टिक बॉक्स है, एंड आई वांट टू ओपन इट. तो मैंने इसे ओपन कर लिया. नाउ यू कैन सी दैट in this box one side is the black, मैंने एक साइड ब्लैक है और एक साइड में ये थर्माकोल पेपर टाइप में है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस को पता लगा सके. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. और ऑन द सेम टाइम जब मैं इस बॉक्स की एक्टिविटी को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसी टाइम आप अपने माइंड में आप अपने डोर सिस्टम को रखिए, जो हमारे दरवाजे हैं. नॉट दैट स्लाइडिंग डोर, दैट ओपनेबल डोर जो हम लोगों के घरों में नॉर्मली लगा रहता है. तो चलिए बात करते हैं एक बार इसके बारे में. तो लेट्स सपोज दिस एंड, ये जो एंड है, ये जो ब्लैक वाला एंड है, ये हमारा फिक्स है. ओके, तो ये आपका फिक्स एंड है, फिक्स दीवार है, जैसे आपकी दीवार होती है, वॉल होता है ना घर में वैसे, और ये आपका डोर है. नाउ इफ आई वांट टू क्लोज द डोर, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स. ध्यान से देखना, अगर मुझे इस डोर को क्लोज और ओपन करना है, देन आई हैव टू अप्लाई द फोर्स. एंड प्लीज चेक आउट द पॉइंट. अगर आप लोग यहां से विजुअली से देख पा रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं चल रहा है तो साइड बाय साइड डोर को दिमाग में रखिए. इफ यू वांट टू ओपन द डोर और इफ यू वांट टू क्लोज द डोर,
यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। डेफिनेटली किसी भी काम को, किसी भी चीज को आप विदाउट फोर्स नहीं कर सकते। बट नाउ द पॉइंट इज दैट द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग, जो फोर्स आप लोगों ने अप्लाई किया है, पहली बात वो आप लोगों ने कहां पे अप्लाई किया? यू आर अप्लाइंग द फोर्स मोस्टली ऑन द हैंडल। सो द हैंडल गिवन ऑन द डोर ऑन दिस एज, ये जो पॉइंट यहाँ पे एज लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए हैंडल है। सो हम लोग जनरली हैंडल पे ही फोर्स लगाते हैं और हैंडल का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही है। कोई दिमाग में नहीं है कि सर मैं तो मिडिल में धक्का लगा के, पुश लगा के ओपन कर देता हूं। ओके, हम एक प्रैक्टिकल वे में बात कर रहे हैं। सो हैंडल्स आर अप्लाइड टू अप्लाई द फोर्स। ओके, सो व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द हैंडल, द अदर एंड ऑफ द डोर, अगर आप इसके बैक साइड में जाओ तो आप देखते हो डोर के यहाँ पे हिंजेस लगी होती हैं, कड़ियां जिसे बुलाते हैं। सो देयर आर बीन द हिंजेस व्हिच आर बीन माउंटेड विद द वॉल, यानी वो जो गेट का फ्रेम होता है, दीवार होता है, उस फिक्स के साथ आपकी हिंजेस माउंटेड होती हैं, फिक्स कर दी जाती हैं। ओके, एंड नाउ यू कैन फ्लेक्सिबली मूव दिस, आप डोर को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे वो ये रहा है कि वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द डोर, बट डोर के एज पर फोर्स लगा रहे हैं, अदर एंड पर। पर जहां पे आपने फोर्स लगाया, क्या वहां पे कोई चेंजमेंट आया? पहली बात, चेंजमेंट आया तो कैसा आया? सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द हैंडल, द डोर इज मूविंग, बट व्हाट टाइप ऑफ मोशन द डोर इज ओबेइंग? किस टाइप का मोशन कर रहा है डोर? Is that linear motion? No sir, it is not a linear motion, it is a rotational motion. रोटेशनल मोशन मतलब आप एक एक्सिस के चारों तरफ घूमेंगे और यहां पे वो एक्सिस, वो हिंजेस हैं, वो कड़ियां हैं जो आपकी वॉल के साथ या आपकी डोर के फ्रेम के साथ माउंटेड होती हैं। सो व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द एज, द डोर गेट स्टार्ट रोटेटिंग। तो यानी इस बार आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया। व्हाट यू अप्लाइड? यू अप्लाइड द फोर्स, बट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स व्हाट हैपेंस? द बॉडी गेट स्टार्ट रोटेटिंग। तो इसीलिए यहां पे एक वर्ड आएगा, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने फोर्स तो लगाया है, you are applying the force on the body, but because of applying the force on the body is not get displacing in a linear manner. Body linearly displace नहीं हो रहा है, body angularly displace हो रहा है। angularly मतलब rotating हो रहा है। So this turning effect of force is called as torque. इसे बुलाते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क एक तरीके से फोर्स का वो इफेक्ट है जिसकी वजह से टर्निंग आता है, यानी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग यहां पे एक नया नाम देंगे जो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। दैट वर्ड इज कॉल्ड एज मोमेंट। सो मोमेंट वर्ड इज नोन एज द टर्निंग इफेक्ट। तो इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉर्क। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन ही है। व्हाट इज द टॉर्क? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज द टॉर्क। और इस टर्निंग इफेक्ट को एक और वर्ड है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा और ये अब हम लोग ज्यादातर यूज भी करते जाएंगे। सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। क्लियर है? सो आपके पास एक डोर है, सीधा सा बात है, आपके एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। दिस एंड ऑफ द डोर इज फिक्स। ये हिंजेस लगा दी मैंने यहां पे, ऐसे ही होती है हिंजेस। ओके, और यहां पे आपका ये वाला जो एंड है ये आपका फिक्स है। नाउ व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द हैंडल, तो ये आपका हैंडल हो गया। सो व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द हैंडल, जब भी आप फोर्स लगाएंगे हैंडल के ऊपर फोर्स, द डोर इज गोइंग टू रोटेट। डोर क्या करने वाला है? रोटेट करने वाला है, यानी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। Am I clear? So when you apply the force on the handle of the door, this is the handle of the door, handle of door, and these are the hinges, जो कि आपके फिक्स सरफेस के साथ परमानेंट है। यानी आपको अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो एक एंड तो फिक्स करना पड़ेगा ना, और दूसरे एंड पे फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा। सो दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? टॉर्क।
ओके, नाउ न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली जब हम लोगों ने इसे स्टडी किया, when we start dealing about or when we start dealing or studying about the torque, we get to know about some things. हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ टर्म्स के बारे में पता चला. नंबर 1 मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग द टॉर्क. तो जब हम लोगों ने इसे प्रैक्टिकली करके देखा तो हमें मैथमेटिकली यानी न्यूमेरिकली पता चला कि टॉर्क कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1, इट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. किसकी बात कर रहा हूं? टॉर्क की. टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी हमारा टर्निंग इफेक्ट, फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. वो डिपेंड करेगा फोर्स कितना लगाया आपने. जितना ज्यादा आप हैंडल पे फोर्स लगाएंगे आपके डोर का टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा. ये तो आप सब मानते हैं. द सेकेंड फैक्टर जिसके बारे में हमें पता चला, एंड दैट सेकेंड फैक्टर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे. एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड करता है, वो है ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी भाई. एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे हिंजेस लगी हुई हैं उसी के अलोंग तो आप रोटेट करने वाले हो, और ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया. सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस वन इज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r, सो यू आर डिपेंडिंग अपॉन दिस स्मॉल r आल्सो. इसीलिए हम लोग अगर ये चाहते हैं और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके लिए मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया टॉर्क इज इक्वल टू RF. Torque is equal to R means the perpendicular distance from the axis of rotation and the point of application of the force, and F is the magnitude of the force. यानी magnitude of the force जितना ज्यादा होगा torque भी उतना ज्यादा होगा, and number 2 R जितना ज्यादा होगा torque भी उतना ही ज्यादा होगा. That's why this is the reason why the handles are always being attached or being placed at the other end of the door. यानी जिस एंड पे आपने हिंजेस लगाई हैं, अगर आपकी हिंजेस इस एंड पे हैं तो आपका हैंडल इस एंड की तरफ लगाया जाएगा ताकि R की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि R जितना ज्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट उतना ही अच्छा मिलने वाला है. क्लियर दैट पॉइंट? इसलिए आपके हैंडल्स एजेस पे लगाए जाते हैं. तो यहां से एक लॉजिकल क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर है. समटाइम्स लॉजिकली पूछ भी लेते हैं लोग, आपको भी मालूम होना चाहिए व्हाई द हैंडल्स आर ऑलवेज बीइंग प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द डोर. एज पे क्यों लगाते हैं, बीच में क्यों नहीं लगाते? और आप ट्राई करके देख सकते हैं. अगर आप हैंडल पे फोर्स लगाते हैं तो ट्राई टू कैलकुलेट कि आपको कितनी ताकत लगानी पड़ी डोर को ओपन करने के लिए. ठीक है. ऑन द अदर साइड आप एक काम कीजिए, अब आप आ जाइए मिडिल में. अब आप डोर को बीच से धक्का लगाइए बाय यूजिंग, यू विल फील द डिफरेंस. नेक्स्ट टाइम अप्लाई द फोर्स, डोर को ओपन करने की कोशिश कीजिए बट फ्रॉम द नियर टू द हिंज. हिंज के बिल्कुल पास से डोर को धक्का लगाइए और फिर ओपन करने का कोशिश कीजिए. आपको क्लियरली सारे के सारे डिफरेंस पता चल जाएंगे. और जो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा कि जहां पे हैंडल था, मतलब जितना पॉइंट हमारा फिक्स यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम जितना दूर थे, R जितना ज्यादा था, वहां पे हमें टर्निंग इफेक्ट उतना ही अच्छा मिला, यानी कम ताकत लगा के डोर ओपन होंगे. बट जितना हिंज के पास से रोटेट मतलब फोर्स लगाएंगे तो उतना ही फोर्स लगा रहे हो बट कम लगा रहे हो डिस्टेंस में, तो आपका टर्निंग इफेक्ट कम होगा. डन है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉर्क. ओके, टॉर्क के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है. इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, अभी इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर, इसके न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे. तो बाकी सारी चीजें भी आनी बाकी हैं, बट अभी के लिए दिस इज द इंट्रोडक्शन. गॉट इट?
So the turning effect of the force is known as the torque, or it may also called as the moment of the force. Okay, it depend upon two factors. Number one, magnitude of the force. Number two, perpendicular distance of the force. Clear है? And this is being the diagram जो अगर आप बना लें, that would be the better, जो आपको clearly mention करेगा. Got that point? चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैथमेटिकली काम करते हैं, जैसे इसका यूनिट, डायमेंशन जो आज तक हम लोग हमेशा करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म. तो हमें मैथमेटिकली एक ओवरव्यू फॉर्मूला बन गया. तो व्हाट इज फॉर्मूला दैट वी हैव? टॉर्क इज इक्वल टू आरएफ. सो व्हाट वुड बी इट्स एसआई यूनिट प्लीज? आर स्टैंड्स फॉर मीटर, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ क्या है? न्यूटन. सो एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर. Dimension formula, can we apply the dimension formula? Newton mLT minus 2. This is the dimension of force into meter. Meter means L, तो एक और L से multiply करोगे तो it would be 2. I think ये clear है? So the dimension formula for the torque is mL2 T minus 2. Clear point? Okay. So unit and dimension formula. Now in vector form. In वेक्टर फॉर्म में, सो टाउ वेक्टर इट इज ऑलवेज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. मींस द टॉर्क वेक्टर इज ऑलवेज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर. यहां पे हमारा फोर्स वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो पोजीशन है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कोई भी रैंडम डिस्टेंस ले लिया. ओके, और ये तो आप जानते हैं जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो इट वुड बी साइन थीटा, वेयर दिस थीटा विल रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर. जहां पे हमारे पास ये चीज रिप्रेजेंट करेगा that what is the angle between that perpendicular distance between axis of rotation and point of application at the force. तो इस बार हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं, सीधा सा बात. और आप लोग देखिए, आप अपने डोर पे जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज इमेजिन दैट यहाँ पे डोर है and I am opening that door. So when I apply the force, so my direction of application of force is forward. मैं इस तरफ मान रहा हूँ, आगे की तरफ लगा रहा हूं, और मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. अगर ये मेरा डोर है तो सीधी सी बात है, मैं फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा हूं और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो थीटा कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री. और साइन 90 की वैल्यू 1. तो इसलिए हमारा टॉर्क का जो पहले फॉर्मूला आया था वो जर्नल फॉर्मूला था. ये वैसे ही है जैसे हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला निकालते थे क्या? पहले जर्नली क्या पढ़ा यार? वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर जब हम लोगों ने अलग अलग केसेस में देखा, अलग अलग एंगल पे देखा, देन वी गेट टू नो कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल डिफरेंट है तो वर्क डन भी डिफरेंट आएगा. यहां पे भी वही चीज अप्लाई हुई, और यहां पे वो जो ट्रिग्नोमेट्री वेरिएशन है वो है साइन ट्रिग्नोमेट्री वेरिएशन. और अगर साइन फंक्शन आएगा तो इसका मतलब ये उन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो थोड़े वेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे. तो लेट्स रिवाइज दैट वेक्टर कॉन्सेप्ट. सो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, और ये सब आप लोग जानते हैं. चलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक बार फिर से लिख देता हूं. क्रॉस प्रोडक्ट यानी इफ यू गो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको क्या देगा? सी वेक्टर. सो द रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है, द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट from the cross product of two vectors, that result is itself a vector quantity. प्लीज मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं वेक्टर को, कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट भी वेक्टर ही देता है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है. इफ यू आर फीलिंग द डाउट ये कहां से आया, तो यू रिमेंबर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर वी यूज राइट हैंड थंब रूल. तो एक बार अगर आप इस रूल को वापस से रीचेक करना चाहते हैं, सो प्लीज गो बैक टू द वेक्टर चैप्टर.
तो जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज अगर उन्हें ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो वो इस लेक्चर के बाद एक बार 11th क्लास की प्लेलिस्ट में, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल में, वहां पे 11th वेक्टर लिखा हुआ है, ओपन दैट 11th वेक्टर और उसमें आपको 3rd या 4th लेक्चर मिल जाएगा, 11th क्लास का लेक्चर 3rd या लेक्चर 4 जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर को एक बार देखिए, समझिए, you will easily understand this concept. And the students, those who are connected from the regular onwards, वो प्लीज एक बार इस चीज को रिमाइंड कीजिए। तो सिंस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सो thus कंक्लूजन क्या निकला? टॉर्क इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है which would be perpendicular to both r vector and f vector, क्योंकि ये r और f का क्रॉस प्रोडक्ट है। सो टॉर्क वेक्टर r वेक्टर यानी परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा दोनों का। अगर ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, तो टॉर्क z एक्सिस में होगा। Done है? Am I clear to that concept? Okay, so that is whole about the expression for the torque. तो हमने टॉर्क के फॉर्मूले बना लिए हैं और ये रहे आपके दोनों फॉर्मूले। ये आपका जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला when theta is 90 डिग्री। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो sin 90 is how much? 1। तो टॉर्क का जर्नल फॉर्मूला r into f, अदरवाइज आर एफ साइन थीटा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। अब एक बार वापस से आ जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर के बारे में रखा, अब क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल मालूम है कैसे करते हैं? रिमेंबर दैट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एंड प्लीज वन मोर थिंग, ये तो आप जानते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, ये भी याद है आपको। A क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट में चल जाता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, बट A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये R क्रॉस F जाएगा, R से F जाएंगे, पोजीशन वेक्टर से फोर्स की डायरेक्शन में जाएंगे, ना कि F क्रॉस R वेक्टर। इस बात को याद में रखेंगे, ठीक है? तो इस बात को सब याद रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, नॉट दी F क्रॉस R। तो लेट if r vector is equal to r x I cap r y j cap r z k cap, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। लेट्स सपोज द फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू f x I cap प्लस f y j cap प्लस f z k cap। हो गया? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? रिवाइज कर रहे हो ना आप लोग? सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू I j k, पहले r है तो rx ry rz, fx fy fz। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं? द डिटर्मिनेंट मेथड। इफ समवन इज फाइंडिंग द प्रॉब्लम इन द वेक्टर, अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में समझने में प्रॉब्लम है, इट इज बीन वेरी मच रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर, अगर किसी को अभी भी डाउट है वेदर इट इज न्यू स्टूडेंट और वेदर इट इज बीन ओल्ड व्हिच हैज बीन कनेक्टेड टू अस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, प्लीज गिव अ क्विक रिवीजन, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया उसको पढ़े हुए ना क्रॉस प्रोडक्ट को, तो थोड़ा टाइम हो गया है, तो एक बार क्विक रिवीजन चाहिए, जल्दी आपको आ जाएगा। सो आप लोग क्लास 11th वेक्टर लेक्चर 3rd या 4th है, ऑन दैट लेक्चर यू कैन स्पेसिफाई, तो आप उस लेक्चर में उसे देख सकते हैं। ओके, एंड आई विल आल्सो शेयर द लिंक ऑफ दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So in the description box you will get the link for the assignment as well as you will also get the link for the cross product। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है, किसी को ये वापस से रिवाइज करना है कि हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कैसे करते थे, he or she can click on that link। प्लीज उस लिंक पे क्लिक कीजिए, लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर को एक बार देखिए, उसे समझिए, देन यू कैन इजीली डू द न्यूमेरिकल। ओके, और जो लोग कंफर्टेबल है he or she can continue। Am I clear with the torque? Done है? So this is whole about the torque।
द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स लगाने से जब भी बॉडी टर्न होना शुरू होगी, इसका मतलब आप लोग फोर्स से टर्निंग इफेक्ट लगा रहे हो, मतलब टॉर्क लगा रहे हो वहां पे। एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग द टॉर्क देयर, तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा, हमने डायग्राम भी देखा, वेक्टर फॉर्म में भी आ गया आर एफ साइन थीटा, उसकी क्वांटिटी, ऐसा यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर फॉर्म में। डन एवरीथिंग? ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द फर्दर। सो सीधा सा बात अब तक ये पता चला कि अगर किसी को टर्न करना है, इफ यू वांट टू टर्न एनी बॉडी, अगर आप किसी भी बॉडी को टर्न करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बट फोर्स भी कैसे, कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वन पॉइंट पे और अदर पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा जिसके चारों तरफ बॉडी रोटेट कर सके। ओके, तो अब हम वही करने जा रहे हैं। तो टॉर्क एक तरीके से आप बोल सकते हो, टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशन होता है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉर्क है। टॉर्क कब बनता है? जब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहीं और हो, यानी आप फोर्स कहीं और लगा रहे हो और उसका जो रिएक्शन हो रहा है कहीं और हो रहा है। आप लगा रहे हो फोर्स हैंडल पे और वो जो रोटेशन हो रहा है वो एक्सिस के चारों तरफ हो रहा है। तो अगर ऐसा है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ एक्शन, एप्लीकेशन कर रहे हैं यहां, एक्शन हो रहा है हिंजेस पे, अगर ऐसा है तो वहां पे डेफिनेटली टर्निंग इफेक्ट होने वाला है। ओके, तो इफ इट इज सो दैट देयर वुड बी अ टर्निंग इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट है तो टॉर्क। तो इन द सिंपल लैंग्वेज हम अभी ये बोल सकते हैं दैट फॉर द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉर्क रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? अब चलिए इस टॉर्क की वजह से वर्क डन निकालते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय टॉर्क। इस टॉर्क ने कितना वर्क डन किया? ओके, तो टॉर्क, चलिए बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रैंडम शेप बॉडी है, ठीक है। सो वी हैव अ रैंडम शेप बॉडी whose one point is being fixed and this is your axis of rotation। ये आपकी क्या है? axis of rotation। Done? Now this is your P point, this is your P point where you are applying the force। So this is application of force, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। And when you will apply the force and the perpendicular distance, इन दोनों के बीच का ये जो perpendicular distance है ये हमारा r है। Done? So due to this application of the force, ये जो P point है बॉडी रोटेट करेगा और let's suppose P वाला पॉइंट Q तक आ गया। Done है? So पहले हम लोग P पे थे, अब हम लोग Q पे आ गए। This is your Q point। ओके, आई एम रबिंग दिस आर, मैं इस आर को नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा आर है। डन है? ओके, सो वी गेट शिफ्टेड, हम लोग शिफ्ट हो गए P पॉइंट से Q पॉइंट तक एक कर्व पाथ में। एंड दिस एंगल इज रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बॉडी का एक पॉइंट फिक्स कर दिया जिसके अलोंग हमारी बॉडी रोटेट करने वाली है। On the other point, we are applying the force, and that point is called as application of the force। जो तो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमारा point of application of the force है, and due to that हमारी बॉडी P से Q शिफ्ट हो गई। तो let us calculate, obvious सी बात है, आप एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हो, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, तो ये डिस्टेंस है, और अगर ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब हमारे पास टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इस बॉडी पे क्या लग रहा है? टॉर्क इज एक्टिंग। टॉर्क मतलब F भी है और R भी है ना, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें टॉर्क देगा। तो हमें पता लगाना है उसमें वर्क डन कितना होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन। डन है? तो चलिए यहां से वर्क डन कैलकुलेट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लग रहा है? टॉर्क। तो सिंस द गिवन बॉडी, जो भी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज अंडर टॉर्क, गिवन बॉडी किस में है? टॉर्क में है, और टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, यही होता है जर्नल फॉर्मूला दी। सो दिस इज आर, और मैं फोर्स सीधा लगा रहा था ऐसे,
तो हमारा फोर्स सीधा लग रहा था, ये हमारा फोर्स का लगने का डायरेक्शन है, ये हमारा आर है, तो थीटा कितना डिग्री दोनों में 90 डिग्री, जो हमने डोर कर लिया जनरली, तो इट वुड बी आर एफ. सो द टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ. ओके, नाउ फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना, डेल्टा थीटा या डी थीटा. फॉर दैट मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो चलिए वर्क डन निकालते हैं. सो वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यही होता है हमारे पास तो फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं कहां से कहां, P से Q, ये P से Q, और ये जो पाथ है P टू Q, दिस पाथ इज योर कर्व पाथ. और सर्कल में इस कर्व पाथ को आप लोग क्या बुलाते हो, लेंथ ऑफ आर्क. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क PQ, इस PQ आर्क की लेंथ. डन. नाउ क्लास 10th एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं सारी चीज सर्कुलर में है. तो क्लास 10th में आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, if this is theta, this is r and this is length of arc. तो फॉर्मूला याद है सबको, since theta is equal to L by r होता था क्लास 10th में, theta is equal to length of arc divided by radius. और अगर ऐसा है तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी, थीटा इंटू रेडियस. तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इंटू लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होगी, थीटा मतलब एंगल, तो एंगल कितना कवर किया, डी थीटा, इंटू रेडियस. और रेडियस का काम कौन कर रहा है, स्मॉल आर. सो दिस स्मॉल आर इज एक्टिंग एज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, जिसपे आपका पार्टिकल रोटेट करेगा, इट वुड बी आर. एम आई क्लियर टू दिस पार्ट. नाउ F इंटू आर, आर एफ किसके बराबर है, टॉर्क. यहां पे कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई की बात हो रही है. क्यों, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ऊपर वेक्टर नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा. सो dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा. सो दिस इज योर वर्क डन. ये हमारा क्या आया, वर्क डन. तो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, नेट वर्क डन. तो नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे. कहां से कहां, लेट सपोज आपकी बॉडी पहले θ1 एंगल बना रही थी और अब आपकी बॉडी एंगल θ2 एंगल बना रही है. तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. और यहां से हमारे पास वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला बन गया, क्या, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एम आई क्लियर टू एवरीवन आउट देयर, डन है. तो दिस इज बीइंग द वर्क डन बाय द टॉर्क. कॉन्सेप्ट देखो वही है, कहीं ना कहीं हमें ये समझते रहना पड़ेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं. सो एवरीथिंग दैट वी आर डीलिंग इज द सिमिलर, जैसा अब तक हम लोग लीनियर में करते थे, बट यहां पे चीजें बदल गई. वहां पे फोर्स कॉज होता था. सो रिमेंबर, लीनियर मोशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, फोर्स वाज द रिस्पॉन्सिबल. यहां पे टॉर्क इज द रिस्पॉन्सिबल. तो फोर्स लगा रहे थे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, आज यहां पे टॉर्क लगा रहे हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो वर्क डन वहां पे भी था, वर्क डन यहां पे भी है, बट वहां का वर्क डन था फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां का वर्क डन होगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखो सिमिलर सिमिलर बन रहा है, और अगर सिमिलर सिमिलर बन रहा है तो हम अपनी उस टेबल को, उस कॉलम वाले डिफरेंस को जरूर पूरा करेंगे. ठीक है, तो आज भी एक दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसको हम सिमिलैरिटी से ऐड कर सकते हैं. क्लियर दैट पॉइंट, ओके. डन है वर्क डन, सो प्लीज नोट इट डाउन. ओके, सो सिंस वी हैव डन दी वर्क, हम लोगों ने वर्क डन देख लिया, तो अगला छोटा सा टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे इज दी पावर. क्या, पावर. तो ये तो सब जानते, सिंस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और वर्क डन कितना किया हम लोगों ने? इट वुड बी टॉर्क इनटू डी थीटा, और लेट्स सपोज द टाइम टेकन इज dt। एंड इस चीज से तो सब फेमिलियर नहीं हो तो लास्ट लेक्चर वाली वो टेबल देख लो, वो आपको सब फेमिलियर करेगी। तो वी ऑल नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एम आई क्लियर टू दैट? तो पावर इज इक्वल टू क्या मिला? द पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। डन है? तो एक ये टॉपिक और है जिसे आप लोग ऐड करेंगे। तो देखो आज हम लोग कुछ ज्यादा एक्सटैंड में नहीं है, बट छोटे छोटे टॉपिक है। तो हमने सबसे पहले कॉज को सीखा कि रोटेशनल मोशन के लिए कॉज कौन है। देन वी लर्न अबाउट कि अगर टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए कॉज है तो उस रोटेशन मोशन में कितना वर्क डन होगा, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। और फिर हम लोगों ने उसकी पावर भी सीख ली। सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एक बार मैं इसे वर्ड में जरूर लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। Am I clear to everyone? Done it? So please note it down, the work done and the torque. तो work done आपने नोट कर लिया होगा by pausing the video, and now by pausing the video please note it down the power. Done? Okay. So till now जो भी कहानी अब तक हम लोगों ने की है, जो भी कहानी अब तक हम लोगों ने समझी है, तो एक बार उस कहानी को जल्दी से देखते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स और लिंक है। तो सबसे पहले हमने सीखा कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन क्यों होता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट कब होगा? जब एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरे पॉइंट पे कहीं और जाके फोर्स लगाया जाएगा। तो उसके लिए हमें पता चला टॉर्क, तो हमने टॉर्क किया। फिर हमने वर्क डन किया, देन वी कैलकुलेट भाई वर्क डन कितना होगा, देन वी कैलकुलेट पावर। नाउ द लास्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, लास्ट न्यू पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट लास्ट पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम। लास्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम हुज सिंबल इज कैपिटल एल। फिर से देखो, जब तक मोशन है, मोशन ही है ना, तो सब चीज पढ़नी है भाई। उसका कारण क्या है, उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा, कितना पावर होगा, मोमेंटम भी देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो चलिए इसके मोमेंटम को देखते हैं। तो नाम क्या है? एंगुलर मोमेंटम। सो वही चीज, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। क्या? जो आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम है, उसका मोमेंट, मोमेंट वर्ड मैं ऑलरेडी स्पेसिफाई और क्लियर कर चुका हूं। द मीनिंग ऑफ द मोमेंट इज टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स तो आपने लगाया था, बट उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर हुआ, उसकी वजह से वेलोसिटी भी एंगुलर होगी, एक्सेलरेशन भी एंगुलर होगा। तो वर्क डन भी एंगुलर की टर्म में आया, पावर भी एंगुलर टर्म में आई, तो मोमेंटम भी एंगुलर होगा। तो वही चीज है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम का जो टर्निंग इफेक्ट है, यानी रोटेशनल मोमेंटम, सीधी सी बात है, उसे ही हम एंगुलर मोमेंटम बुलाएंगे। डन है? एंड सिमिलरली इट इज आल्सो L is equal to L vector is equal to R vector cross P vector। जैसे हमारा टॉर्क वेक्टर है ना, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, क्योंकि वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट था। भाई फोर्स यहां लगा रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसके टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क बोला। यहां पे लीनियर मोमेंटम के टर्निंग इफेक्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप P से Q जा रहे हो तो लीनियर डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो? ये लेंथ ऑफ आर्क। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर मतलब लाइन में है, जो स्ट्रेट नहीं है, बट कर्व तो जरूर है। तो इस एक्सिस के अलोंग जो लीनियर मोमेंटम होगा, उसका जो मोमेंट होगा, टर्निंग हो रहा है, उसे ही हम एंगुलर मोमेंटम बुलाएंगे। तो सिमिलरली L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P और L इज इक्वल टू
आर पी साइन थीटा। और जनरली अगर आपका थीटा 90 डिग्री है जैसा हम लोग इस केस में देख रहे हैं तो हमारा L इज इक्वल टू आर पी होगा। क्लियर है? सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर। आर का मीनिंग वही है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग आर से स्पेसिफाई करते हैं। डन है? सो दिस इज द फॉर्म। चलिए इसके बारे में भी जल्दी जल्दी से सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसा यूनिट हेल्प करो भाई मुझे इसकी। ऐसा यूनिट आर इंटू पी। आर मीन्स मीटर, पी मीन्स लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम तो आप जानते हो mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेक्टर फॉर्म में रखो तो मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या बनेगी? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Am I clear? Let's talk about the dimension formula. So kg means mass meter square L2 T minus 1. Clear with the dimension formula? M L2 T minus 1. This is the dimension formula for angular momentum. And again, its nature. नेचर क्या? ये फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है उसका, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो L वेक्टर कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, अगेन डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको लिखा ही था। सो द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर वुड बी perpendicular to both r vector and f vector। यानी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन r वेक्टर और f वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, नाउ प्लीज लेट मी नो, डू आई हैव टू गिव यू द आइडिया कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर से वही डिटरमिनेंट मेथड, मैं आपको r वेक्टर दूंगा, मैं आपको p वेक्टर दूंगा, और आप लोग दोनों को यूज करके l वेक्टर बना सकते हो। आई थिंक वो ओके है? ओके चलो, शुड आई राइट? प्लीज आप बाद में कहेंगे कि सर लिखा नहीं। सो आई एम राइटिंग इट हियर। सो एवरीथिंग, सो इफ r वेक्टर इज इक्वल टू rx I कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, and linear momentum is equal to px I cap plus py j cap plus pz k cap. So L vector is r cross p. Again this is, it is the cross product of r cross p, not the p cross r. और अगर ऐसा है तो it would be I j and k, rx ry rz px py and pz. Now determinant method जो आप जानते हैं as usual. Done है? So this is the last topic और last definition जो आज हमें introduce करनी थी। तो आज हम लोगों ने 4 नई टर्म रोटेशनल मोशन की देखी। द टॉर्क जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फिर उसका वर्क डन, फिर उसकी पावर, और फिर एंगुलर मोमेंटम विच इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी आज हमने वही पुराने वर्ड पढ़े, फोर्स का कॉज, वर्क, पावर, मोमेंटम, बट इस बार जो सारा फोकस था वो टर्निंग इफेक्ट के ऊपर था। Am I clear? So till here, please complete and please note it down all the definitions. Now, I am not going to discuss with you any further definition. मैं आपके साथ कोई further definition नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बस आपके साथ एक छोटा सा रिलेशन डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, so it would be very unfair कि अगर हम इस रिलेशन को आगे के लिए छोड़ दें, क्योंकि फिर ये स्किप हो सकता है। तो एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन निकालते हैं, करें? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सिंस वी ऑल नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट एंगुलर मोमेंटम कितना है, L वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर।
सो नाउ डिफरेंशिएट L वेक्टर विद टाइम। तो L वेक्टर को टाइम के साथ वेरी करवाते हैं। सो dl वेक्टर बाय dt, तो L वेक्टर क्या था, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। डन है। तो इसका मतलब अगर L वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी चेंज करके देखते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोमेंटम कितना है R क्रॉस P, तो U इंटू V का फॉर्मूला लग गया डिफरेंशिएशन में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर U इंटू V? फर्स्ट टर्म एज इट इज, द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म dP बाय dt, ये हमारा फर्स्ट टर्म आया। ओके, नाउ प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज एंड dr वेक्टर बाय dt, यहां पे मल्टीप्लाई यानी क्रॉस चल रहा है। सो फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम सेकेंड टर्म को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? नाउ सिंस यू ऑल नो दैट p वेक्टर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, और ये जो आपके पास है dr वेक्टर बाय dt, इट इज योर वेलोसिटी वेक्टर। r वेक्टर क्या है, डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो आपका वेलोसिटी के बराबर होगा, लीनियर वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि ये लीनियर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में। तो dl वेक्टर बाय dt, r वेक्टर क्रॉस d बाय mv वेक्टर बाय dt, ओके, प्लस p वेक्टर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि dr by dt v के बराबर होगा। नाउ एवरीवन, यू ऑल नो दैट मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मास कांस्टेंट है, उसे साइड में बाहर निकाल लेते हैं, तो r वेक्टर क्रॉस m क्या बचेगा, dv by dt, यानी मास कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन से बाहर आ गई, और यहां पे बचा m v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। नाउ रिवाइज द वेक्टर क्वांटिटी, and if you remember the rule of vector, I cross I is always 0, j cross j is 0, k cross k is 0, और you can say a vector cross a vector, यानी किसी भी वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि whenever the cross product is removed, sin trigonometry comes, और अगर दोनों वेक्टर वही हैं तो थीटा दोनों में 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और sin 0 0, तो यानी ये वाली टर्म तो क्या होगी बेटा, दिस टर्म वुड बी 0, तो आपके पास क्या बचा, dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस m, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन प्लस 0, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, आप जानते हैं dl वेक्टर बाय dt क्या होगा, r वेक्टर क्रॉस, व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स वेक्टर, and what is r vector cross f vector, torque vector, so the torque vector is equal to dl vector by dt, a relation between पहली क्वांटिटी जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी और लास्ट क्वांटिटी जिसपे हम लोगों ने आज का लेक्चर फिनिश किया है, means the relation between torque and angular momentum. So what is the relation? Torque is always equal to रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ना, dt है, तो dt है इसका मतलब रेट ऑफ, तो आप लोग इस dl वेक्टर बाय dt को क्या लिखोगे, यू विल राइट दिस एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ विच मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सो टॉर्क इज आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो दिस इज बीन अ रिलेशन जो बोर्ड में डेरिवेशन की फॉर्म में पूछा जाता है, एंड दैट रिलेशन इज हाउ द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड। सो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आपस में किस तरीके से रिलेट है, दिस इज द पॉइंट। डन है? सो दिस इज आवर टुडेज लास्ट लेक्चर, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था जिसको इस लेक्चर में हम लोग करने वाले थे, आज के लेक्चर का लास्ट वन। डन है? ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, तो टाइम हो चुका है, हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी न्यू टर्म, बस मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता देता हूं।
तो देखिए, रिमेंबर वो टेबल तो आपको याद होगी जो हम लोगों ने कल बनाया था मींस लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने स्पेस ओपन किया हुआ है। सो लीनियर एंड रोटेशनल, आई थिंक इक्वेशन ऑफ मोशन तक आप लोगों ने दोनों के लिख लिए थे। अब आ जाइए लीनियर, हु इज द कॉज ऑफ लीनियर। अगर लीनियर मोशन करना है तो कॉज कौन होता है, फोर्स, और रोटेशनल का कॉज कौन होता है, टॉर्क। सीधी सी बात है, लीनियर मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। डन, ओके। यहां के मोमेंटम को आप लोग लीनियर मोमेंटम बुलाते हो, यू कॉल दिस मोमेंटम एज अ लीनियर मोमेंटम। क्या, P वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। और इसके मोमेंटम को आप लोग क्या बुलाएंगे, you will call this momentum as a angular momentum। क्या, L vector is equal to R vector cross P vector। हाँ, एक चीज और है जो आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, P is equal to mv, तो आप मैग्नीट्यूड में जो सिंपल लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, R P जो हम लोग जनरली लिखते हैं, और P is equal to mv, तो L is equal to mvr। तो ये फॉर्मूला भी आप प्लीज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं हमारी टेबल के अंदर, ओके। वरना वो इससे भी बन सकता है, आप समझ ही गए होंगे, ओके। तो इसका मोमेंटम लीनियर और इसका मोमेंटम एंगुलर, तो दोनों हो गए, दोनों के अपने साइड में फॉर्मेट चल रही है और दोनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए यहां पे वर्क डन देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू F इंटू एस, ओके। आप ये टेबल अगर स्टार्टिंग से पूरी करते हैं तो S का मतलब क्या था, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और F इसका कॉज है। तो सीधी सी बात है, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया कॉज इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का, फॉर्मूला कॉज कौन है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। ध्यान है, यहां पे पावर का फॉर्मूला, इफ यू गो बैक देयर इन द प्रीवियस चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, अगर आप पीछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद कीजिए F इंटू वी। और हमारे पास यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स क्या है, लीनियर का कॉज है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉज क्या होगा, टॉर्क, और वेलोसिटी एंगुलर। तो जहां पे लीनियर चल रहा था वहां पे सब एंगुलर का होगा, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो। इसका कॉस टॉर्क है, इसका कॉस फोर्स है। मैं ये टेबल आपको क्यों करवा रहा हूं, आपको रीजन क्लियर हो गया होगा, और अभी तक आप स्पेसिफाई भी हो गए होंगे दैट ये चीजें हमें सिमिलैरिटी दे रही हैं, और अगर हमें सिमिलैरिटी मिले तो हम रोटेशनल के सारे फॉर्मूले इजीली लर्न कर सकते हैं। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस टेक्निक से जाते हैं। मुझे तो ये बेटर लगती है, आई वुड फील और आई एम गेटिंग अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द पास्ट स्टूडेंट, जो भी आपके सीनियर हैं उन लोगों ने इस चीज के बारे में बेटर रिस्पॉन्स रखा है। यस सर, दिस इज द डेफिनेटली, ये तरीका बहुत सही लगा कि हम सामने सामने रखें ताकि हमें वो पुराना भी रिवाइज होता रहे और नए की सिमिलैरिटी भी पता लगे, ओके। क्योंकि ये फॉर्मूले सारे नए हैं बट ये पुराने हैं। अगर ये पुराने हैं तो हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि सर इसका फॉर्मूला F इंटू एस था तो इस पे टाउ इंटू थीटा होगा। डन है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था भाई, यहां पे कोई न्यूटन का लॉ नहीं है बट लॉ क्या कहता था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहता था दैट कॉज इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको आप लोग मास इनटू एक्सेलरेशन आगे बना देते हैं। डन है। और यहां पे क्या आया, कॉस कौन है, फोर्स की जगह पे टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो फिर से सिमिलर, देखो सारी सिमिलैरिटी चलती जा रही है क्योंकि ये भी तो मोशन ही है, बट एक चीज जो चीज अलग हो रहा है वो यहाँ पे, जहां पे पहले मोशन लीनियरली था अब यहाँ पे मोशन रोटेशनली होगा। क्लियर है। सो दिस इज एवरीथिंग। और प्लीज आप अपनी उस टेबल को कंटिन्यू करेंगे बेटा, हम इस टेबल को जारी रखेंगे जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा।
और जब ये चैप्टर, ये टेबल हमारी पूरी होगी, ये डिफरेंस का कॉलम जब हमारा पूरा होगा, आई एम वेरी मच प्रिटी कॉन्फिडेंट नाउ, मैं अभी से कॉन्फिडेंट हूं कि फ्यूचर में जाके आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स को या इन फॉर्मूले को याद करने में कोई इश्यू नहीं होगा अगर आप ये टेक्निक लगाते हैं तो। डन है? सो प्लीज कंप्लीट ऑल दी 4 पॉइंट्स, टॉर्क, वर्क डन, पावर, एंगुलर मोमेंटम एंड रिलेशन। प्लीज 5 पॉइंट्स हो गए और अपनी टेबल को कंप्लीट जरूर करेंगे। डन है? ओके, नाउ अलोंग विद दैट यू विल गेट दी डिस्क्रिप्शन में आपको आपका असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम न्यूमेरिकल्स। एंड फॉर दो स्टूडेंट जो मैंने पहले भी बताया था, जिनको अभी एक बार वापस से क्रॉस प्रोडक्ट फिर से रिवाइज करना है, प्लीज I will give you the link in the description box for that lecture। तो उधर जाके प्लीज आप लोग वहां पे क्लिक कर सकते हैं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर उस लिंक पे, वहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर इफ समवन इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन द न्यूमेरिकल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को समझने में जिसे प्रॉब्लम हो रही है। गॉट दैट पॉइंट? So with that note, that's all from the today's lecture. We will meet with the next topic। ऐसे ही रोटेशन को थोड़ा सा I think easy लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज क्लियर योर साइड। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून बेटा।